हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 11th की चैप्टर 2 जो है बायोलॉजी की, जिसका नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मैं उसके बारे में कुछ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे चुका था। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था, जिसका भी आंसर भी मैंने उसी वीडियो में वो बता दिया था। तो आज मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। तो जैसे कि नाम से ही इस चैप्टर के बारे में क्लियर हो रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल हो, उन सभी को क्लासिफाई करने का उनका फैमिली या उनका किंगडम डिवीजन क्या होगा, हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो पहले जो साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहले अटैम्प्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करने का, उनका नाम था एरिस्टोटल, या उसे हिंदी में हम लोग अरस्तू भी बोलते हैं। तो उन्होंने जो रास्ता या फिर जो तरीका अपनाया था प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई करने का, तो वो ऐसा था। उन्होंने प्लांट्स को उसके अपने मोर्फोलॉजिकल फीचर्स, मतलब प्लांट्स बड़े पौधे हैं या छोटे हैं, या फिर छोटे 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 पौधे हैं, बड़े पौधे हैं, या फिर बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन सभी के बेसिस पर उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। ठीक है। और उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया इस बेसिस पर कि किस एनिमल के पास रेड ब्लड है और किसके पास नहीं है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, रस्तू साहब ने प्लांट को क्लासिफाई किया था कि कौन सा प्लांट ट्री में आता है, कौन छोटे श्रब्स में आता है और कौन छोटे हर्ब्स में आते हैं। और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था कि ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड होगा और इसके पास रेड ब्लड नहीं होगा। इस दो कैटेगरी पर उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया। और प्लांट को उन्होंने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स। मतलब जो ट्री वाले प्लांट होंगे उसको ट्री वाले में बोल दिया, और जो श्रब्स होंगे उन्हें श्रब्स में बोल दिया, और जो श्रब्स थोड़े छोटे होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। सबसे बड़े ट्रीज होते हैं, उससे छोटे श्रब्स, फिर उससे छोटे हर्ब्स। ठीक है। और उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया दो दो कैटेगरी में। एक ऐसे एनिमल जिसके पास रेड ब्लड होगा, रेड ब्लड सेल्स होंगे, उन्हें वो एक और कैटेगरी में रखे। और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होगा उन्हें वो डिफरेंट कैटेगरी में रखे। ठीक है। ये उनका क्लासिफिकेशन था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन एक वैलिड, आप बोलिएगा एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे देखते हैं एनिमल्स जिसके पास ना तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल होते हैं। या फिर हम हमें अगर किसी भी एनिमल्स को पढ़ना होगा तो हम उसके ब्लड को निकाल के तो नहीं देखेंगे। तो ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। फिर आए दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्लोस लिनेनियस। कार्लोस लिनेनियस ने एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया सिस्टम ऑफ क्लासिफाई करने का। मतलब उस दो किंगडम में उन्होंने फर्स्ट किंगडम का नाम दिया प्लांटी, सेकंड किंगडम का नाम दिया एनिमलिया। कार्लोस लिनेनियस ने दो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें फर्स्ट किंगडम का नाम रखा उन्होंने प्लांटी, और सेकंड किंगडम का नाम रखा एनिमलिया। ठीक है। जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया, प्लांटे में रखा उन्होंने प्लांट्स को, और एनिमेलिया में रखा उन्होंने उन्होंने एनिमल्स को। लेकिन आप लोग लास्ट जो 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। तो कार्लोस लिनेस जो थे वो प्लांटी और एनिमल ही बता पाए थे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि इसमें से कौन प्रोकैरियोट्स में आएंगे और कौन यूकैरियोट्स में आएंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर वायरस होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और यूकैरियोट्स में जो हमारे प्लांट्स हो गए, कुछ डेवलप एनिमल्स हो गए, जैसे आप लोग डाइवर्सिटी में बहुत सारे नाम पढ़ा होगा, तो वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं। तो ये चीज़ कार्लोस लिनेस ने क्लासिफाई नहीं किए थे। तो इसी कारण से उनका जो क्लासिफिकेशन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो भी ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स या यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर इन सभी के बारे में नहीं बताया था, क्या प्रोकैरियोट्स होंगे क्या यूकैरियोट्स होंगे, किसके पास यूनिसेलुलर होगा कौन मल्टीसेलुलर होगा, इन सभी को वो नहीं बता पाए थे। मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं रहा।
तो मेनली हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी, लास्ट क्लासेस में मतलब 9th-10th में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर भी यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे आप लोगों ने यूनिसेलुलर के में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। आप लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे यूनिसेलुलर में बहुत सारे मॉस्किटोज भी आते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा पैरामीशियम के बारे में, सब यूनिसेलुलर में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैडोस लियनिस थे वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ टू की किंगडम क्लासिफिकेशन दी और बोले ये प्लांट होगा और एक एनिमल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन आप लोगों को सबसे जो फेमस साइंटिस्ट थे उनका नाम था आर एच विटाकर। आर एच विटाकर 1969 में आए और उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आर एच विटाकर कब आए? 1969 में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये ईयर से भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। तो आर एच विटाकर नाम के, रॉबर्ट एच विटाकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कैर्लोस लिनेस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो आर एच विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उस 5 किंगडम में उन्होंने 5 टाइप के किंगडम के बारे में बताया, इसमें से फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ एनिमल, फोर्थ प्लांटे और फिफ्थ एनिमल। फर्स्ट क्या था? मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे और फिफ्थ एनिमल। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका नाम मैंने आपको ये बता दिया। तो इनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफाई करने का, मतलब जैसे कि हमारे अरिस्टोटल साहब ने मेन क्राइटेरिया क्या दिया था कि प्लांट वही होंगे जो ट्री, सब्स और हर्ब्स होंगे, और एनिमल वही होंगे जिसके पास रेड ब्लड सेल्स होंगे और रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे। तो वैसे ही आर एस विटाकर का कुछ कुछ क्राइटेरिया होगा, जिसका मेन क्राइटेरिया ये था कि जिस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था, जैसे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब एक आप बोल सकते हो कि 5 क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पर आर एस विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में वो बताया था। तो वो 5 क्राइटेरिया क्या था? तो वो ऐसा था, जिसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर है। सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बॉडी पे हेयर है या बॉडी पे हेयर नहीं है, उसकी बॉडी के ऊपर पोर्स है या बॉडी के ऊपर पोर्स नहीं है, इस सभी के बेसिस पर। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका खाने का तरीका कैसा है, वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है, वो पैरासाइटिक है या वो होलोजोइक है, ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर एक रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उनके एंसेस्टर के पास कैसा फीचर था। इन सभी के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो ये इस सारे जो फीचर्स हैं, इन सभी याद करने का एक ट्रिक भी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? आर एस विटाकर ने दिया था। किस ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। ठीक है, उनका मेन क्राइटेरिया क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? पहले थे मोनेरा, सेकेंड थे प्रोटिस्टा, थर्ड थे फंजाई या फंगी, आप लोग इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन करो, फोर्थ से प्लांटे और फिफ्थ से एनिमेलिया। ठीक है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? तो वो दिए थे अपने कैर्लोस लिनेनियस ने। किस उनके टू किंगडम क्या क्या थे? प्लांटे और एनिमेलिया। और अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहली बार किन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश किया था, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आप लोग दोगे वो थे एरिस्टोटल, या उसे हम लोग बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कॉलम टाइप से बना दिख रहा होगा, तो उसमें आप लोग देख पाओगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला है मोनेरा। मोनेरा का सेल टाइप कैसा लिखा है? प्रोकैरियोट। ठीक है, और इसके पास सेल वॉल होंगे जिसमें सेलुलोज नहीं होगा। इसका सेल वॉल किसका बना होगा? पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड का। किसका सेल वॉल? मोनेरा का सेल वॉल। फिर आगे आएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं इसलिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, मतलब न्यूक्लियस का जो कवर होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, इस आप लोगों के पास दिखा होगा कि एक सबसे पहले आप सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको दिखा होगा कैरेक्टर
ऐसे कैरेक्टर जिसके बेसिस पर आर एस विटाकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, वो क्या क्या है कैरेक्टर्स? एक है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जो मोनेरा का सेल टाइप कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल कैसा होगा? नॉन सेलुलोजिक। अगर नॉन सेलुलोजिक होगा तो उसके जगह पर कैसा सेल वॉल उसका बना होगा? तो वो बना होगा पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड का। आगे मैं आपको जब वो मोनेरा शुरू होगा तो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ बताऊंगा ये कौन सा पॉलीसेक्राइड वहाँ पे रहता है। और क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट्स है इसलिए उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? तो ऑटोट्रोपिक होगा, मतलब ये अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं। कैसे? तो ऑटोट्रोपिक के बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप आप लोग का जो फेमस टाइप इसके बारे में सभी जानते हैं, फोटोसिंथेटिक टाइप, और एक होता है कीमोसिंथेटिक टाइप। फोटोसिंथेटिक मतलब जो सनलाइट से अपने खाना को बनाए, और कीमोसिंथेटिक मतलब जो किसी भी केमिकल के हेल्प से अपने खाना को बनाए। ठीक है, और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका नेक्स्ट नेक्स्ट किंगडम है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का सेल टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक। इसके पास सेल वॉल होगा लेकिन सभी में नहीं होगा, किसी में होगा, मतलब प्रेजेंट इन सम। और क्योंकि ये यूकैरियोट है इसलिए इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर होगा। और इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों होगा। और इनमें ऑटोट्रोपिक मेनली होंगे फोटोसिंथेटिक, और हेटरोट्रोपिक कॉमन हेटरोट्रोपिक। ठीक है, फिर थर्ड आएगा आपका फंगा या फंजा जो आप लोग पढ़ते हो। इनका सेल टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इनका सेल टाइप होगा। और इनका सेल वॉल कैसा होगा? इनके सेल वॉल के ऊपर एक पॉलीसेक्राइड का लेयर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं काइटिन। इनका सेल वॉल काइटिनस होता है। ठीक है, काइटिन नाम का एक पॉलीसेक्राइड होता है जो कि फंगाई के सेल वॉल के ऊपर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं काइटिनस सेल वॉल। तो क्यों क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो इनके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। आगे आप लोग जो भी पढ़े, चाहे मोनेरा पढ़े या प्रोटिस्टा पढ़े, उनके पास यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन प्रोटिस्टा में मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर होगा लेकिन उतना डेवलप्ड मल्टी सेलुलर नहीं होगा फंजाई में। प्रोटिस्टा और मोनेरा के पास यूनिसेलुलर होगा, और फंजाई के पास मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन फंजाई का मल्टी सेलुलर उतना डेवलप नहीं होगा। ठीक है, और अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली हेटरोट्रोपिक होगा, मतलब कोई भी फंजाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सभी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही करते हैं। फिर फोर्थ किंगडम आएगा आपका प्लांटी। प्लांटी का भी जो सेल टाइप होगा वो यूकैरियोटिक होगा, और इनका सेल वॉल जो होगा वो सेलुलोज का बना होता है। जैसे फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, वैसे प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। मतलब जो भी प्लांट हम लोग देखते हैं आसपास, उनसे भी का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और ये भी यूकैरियोटिक है तो इनके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होगा, या ऑर्गन, या किसी किसी में ऑर्गन लेवल भी रहता है। हम लोग देखिए मोनेरा में कैसा था? सेलुलर लेवल। प्रोटिस्टा में कैसा था? सेलुलर लेवल। दोनों के पास यूनिसेलुलर होगा। और फंजाई में कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। और प्लांटे में कैसा होगा? टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल जब मिलके टिश्यू बना लेते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेते हैं। तो प्लांटे के पास टिश्यू लेवल भी होगा और ऑर्गन लेवल भी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक। जैसे फंजाई मेनली कैसा था? हेटरोट्रॉपिक। तो प्लांटे कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक। फिर आपका लास्ट किंगडम आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर सेल टाइप कैसा होगा? यूकैरियोटिक। और इनके पास सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्लांटी के पास सेल वॉल होता है, और वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। और एनिमेलिया के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है। ठीक है, और इनका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनका भी सेल टाइप यूकैरियोटिक है। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन है और सबका एक अपना एक काम है, इसलिए हम उसे बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और किसी किसी में टिश्यू लेवल भी होते हैं, किसी किसी में ऑर्गन लेवल भी होते हैं। ठीक है, अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली हेटरोट्रॉपिक होगा। उसका भी टाइप्स होगा, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो इस चार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस कॉलम के बारे में, तो आप लोग इसको रिकॉल करेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे बताऊंगा इस चैप्टर में, और कुछ आपको ट्रिक भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चीट कोड भी दूंगा, जिससे आपको इसे भी याद करने में आसानी होगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ बढ़ाएं। तब तक के लिए थैंक यू।